ये बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है भाई। एक हमारे मित्र हैं रणजीत चल बोला, जैसे अनामिका बैठी हैं, इन्होंने भूमंडलीकरण का संक्षेप करते हुए इसका असली अर्थ विहित किया था भूमंडीकरण, संसार को बाजार बनाने का जो अभियान है, भूमंडलीकरण नहीं भूमंडीकरण। तो वो दूसरे लोग जो शब्द बनाते हैं उसका हम एहतराम करते हैं। मैं सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने ये इज्जत बख्शी कि अज्ञेय की याद में लेक्चर्स का जो सिलसिला है वो उस इज्जत से मैं भी महरूम न रहूँ, कुछ बातें करूँ। दूसरी आपसे माफ़ी भी चाहनी है कि खड़े खड़े ज़िंदगी भर पढ़ाया है, कोई 50 साल गुजर चुके इस पेशे में, लेकिन ये कि मैंने इजाज़त ले ली कि बैठे बैठे इसको बेअदबी मत समझिएगा। तो चूँकि देर तक आपसे बातें करना चाहता हूँ, बहुत सी बातें हैं मेरे जहन में आपसे करने के लिए, और मैं आभारी हूँ अशोक जी का कि उन्होंने एक ऐसे विषय पर बोलने और सोचने की मुझे इजाज़त दी जो मुझे पसंद बहुत है। इसलिए कि हमारे ज़माने में कुछ तो लिखने वाले अपने आप में एक इंडस्ट्री बन जाते हैं, जैसे मंटो एक इंडस्ट्री बन गए, फैज साहब एक इंडस्ट्री बन गए, लेकिन बहुत से ऐसे लिखने वाले भी होते हैं कि जो किसी वजह से बाजार का हिस्सा नहीं बन पाते। तो लेकिन ये कि उनके काम अजीब व गरीब होते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि अज्ञेय ने मीरा जी का नाम जरूर सुना होगा कभी, एक मुलाकात भी हुई उनसे, और दोनों का पीरियड एक है। मीरा जी वात्सायन से 1 साल 2 महीने 8 दिन छोटे थे, लेकिन कुल उम्र मीरा जी को जो मिली वो 37 साल की थी। 37 साल में उन्होंने अपना पूरा जिंदगी का पूरा तमाशा, पूरा ड्रामा पूरा किया जो कुछ उनके हिस्से में आया था, और उसके बाद वो बम्बई के खैराती अस्पताल में चल बसे, जहाँ उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। खैर, मीरा जी की मुलाकात भी एक हुई थी अज्ञेय से, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, और ये बात गालिबन 1941 की है। इसका जिक्र किया है अख्तरुल ईमान ने मीरा जी के एक संग्रह का दीबाचा लिखते हुए। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अज्ञेय उस जमाने में आकाशवाणी से संबंधित थे, दिल्ली में थे। मीरा जी उस वक्त लाहौर में रहते थे, लेकिन उस जमाने में बहुत से उर्दू के अदीब और हिंदी के अदीब आकाशवाणी के बहाने से यहाँ जमा हो गए थे। तो एक दिन प्रेमचंद्र से उनकी मुलाकात हुई अख्तरुल ईमान की। तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम लोग एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं फाशिज्म के खिलाफ, और चूंकि अज्ञेय के पास जो घर है वो 2 कमरों का है, उसमें गुंजाइश इसकी है कि मुझसे दफ्तर का भी काम ले सके, इसलिए हमने अपना ऑफिस उनके घर को बनाया है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, अच्छी इस वजह से भी लगी कि एक तो ये कि मिलना जुलना बहुत था जो होना चाहिए, और बहरहाल मेरा ख्याल है दुनिया की कोई 2 भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती और इतनी दूर नहीं, इतनी उर्दू और हिंदी। इतिहास का बोझ कभी कभी अजीब तमाशे दिखाता है। तो अज्ञेय उस जमाने में IR में थी, एक पीरियड गुजरा उनका। तो वहां पर मीरा जी, उन्होंने जब वो कॉन्फ्रेंस फैशिज्म के खिलाफ वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उन्होंने प्रेमचंद्र ने ये भी बताया कि मीरा जी के लाहौर से उस कॉन्फ्रेंस में आने वाली याद थे अख्तरुल ईमान को। उनके नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी पास्ट और लास्ट डेज बहुत बड़ा फासला है दोनों में, लेकिन एक रामविलास शर्मा साहब का एक पीरियड वो भी था जब सरदार जाफरी ने अपनी किताब प्रगतिवादी साहित्य के नाम से छपी, उर्दू में तरक्की पसंद अदब, रामविलास शर्मा के कमरे में रहते हुए लिखी थी। बॉम्बे में उस जमाने में जे हॉस्पिटल के करीब कहीं रहते थे डॉक्टर साहब, और वहीं पर सरदार जाफरी रहे। वो किताब 15 दिन में उन्होंने पूरी कर ली थी। है भी ऐसी लगती भी है कि 15 दिन में लिखी जाने वाली किताब, लेकिन बहरहाल उस वक्त वहाँ वो
तो उस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे, प्रेमचंद्र ने जिन लोगों का नाम लिया, हिंदी के लोगों में डॉक्टर रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह का नाम, और उर्दू के लोगों में नून मीम राशिद। राशिद बहुत बड़े शायर हैं और जाहिर है कि ये कहना चाहिए कि ये तिकोन बनता है जो फैज, मीरा जी और राशिद का, उनमें इंटेलेक्चुअली अगर कहा जाए, मेरी भाषा के लिए आप मुझे माफ करेंगे इसलिए कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सी सहारे लूंगा, अंग्रेजी का भी, हिंदी का भी। तो राशिद उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उस वक्त रेडियो में, वो भी नौकर थे, रेडियो में काम करते थे। अख्तर उल ईमान जाहिर है कि यहाँ आए भी थे, नजीबाबाद के रहने वाले थे, बिजनौर के, और दिल्ली आ गए थे। अच्छा, उस वक्त ये भी हमें याद रखना चाहिए मीराजी पर आने से पहले कि अज्ञे में और मीराजी में एक बहुत दिलचस्प सिमिलरिटीज और कुछ फर्क भी मुझे दिखाई देता है। सिमिलरिटीज तो मुझे ये दिखाई देती हैं कि दोनों ने अपनी परंपरा से आगे देखने की कोशिश की। एक और सिमिलरिटी बहुत बड़ी ये है कि दोनों को शदीद, बहुत गहरे एतराज़ात का निशाना बनाया गया, अज्ञे को भी, और उन लोगों ने भी बनाया जो उनके बाद में बद्दा बने, बहुत से उनके दोस्त थे उनकी तारीफ करने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि अज्ञे का भी मामला ये रहा और मीराजी का, दोनों का मामला ये रहा। दोनों के यहाँ ये है कि आपको एक कुछ नया करने की, एक नई परंपरा की तलाश कहना चाहिए, ये जज्बा दोनों के यहाँ, ये भावना दोनों के यहाँ बहुत गहरी थी। 20वीं सदी का जो मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं, जिसको हम आधुनिक साहित्य, जिसे हम उर्दू का कहते हैं, उसके सबसे बड़े आलोचक जो गुजरे हैं वो मोहम्मद हसन अस्करी थे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए फिराक साहब के शागिर्द थे, और देव साहब के भी शागिर्द थे। हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं जो मुझमें आप में, बहरहाल मैंने उनका शुरू का ज़माना देखा, आप आखिरी, लेकिन वही इलाहाबाद में जब देव साहब, दस्तूर साहब, ये सब थे उस सब डिपार्टमेंट में, फिराक साहब, बच्चन जी जा चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में अगर देखा जाए तो मिलने जुलने, तो अस्करी साहब, मैं ये जिक्र कर रहा था कि अस्करी साहब ने, जो उर्दू के आधुनिक साहित्य के सबसे बड़े आलोचक कहे जाते हैं, उन्होंने मीराजी पर एक मजमून लिखा है, और मीराजी का बल्कि इसके छेदन पोर्ट्रेट एक तरह का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मीराजी के दोस्त भी थे वो, मीराजी का साथ भी उनका अस्करी साहब का, मंदू का भी साथ रहा। अस्करी साहब लिखा कि मीराजी का चेहरा जो था वो 20वीं सदी के कलाकार का चेहरा है, जख्मों से चूर, जिसकी आत्मा बहुत घायल है, और हर जख्म से मुझे खून रिस रहा है। मीराजी बहुत अजीब और गरीब आदमी थे। असलन तो वो कश्मीरी थे, उनका नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था, और फादर उनके गुजरात और काठियावाड़ के इलाके में, कुछ बलूचिस्तान में कुछ दिन उन्होंने गुजारे, रेलवे में असिस्टेंट इंजीनियर थे। मीराजी भी उनके साथ रहे। मीराजी अपने भाई, जो 3 बेटे थे, उनके तीनों में सबसे बड़े मीराजी थे। मीराजी का मामला ये रहा कि मीराजी हाई स्कूल भी नहीं पास कर सके। अजीब बात नहीं कि उस जमाने में जिन लोगों ने अपने काल के, अपने युग के अदब पर सबसे ज्यादा असर डाला उर्दू में, मंदो ने कहानी पर, मीराजी ने कविता पर, दोनों नॉन मैट्रिक थे। मंदो भी हाई स्कूल नहीं पास कर सके। अच्छा, मंदो के बारे में भी ये बात कम लोग जानते हैं कि मंदो जब अलीगढ़ में तो उनके साथ राजा राव भी रह गए थे, बल्कि एक ही कमरे में कुछ दिन तक दोनों साथ रहे अलीगढ़ में। राजा राव ने खुद इसका जिक्र किया है। तो बहरहाल मीराजी का भी रहा कि नॉन मैट्रिक थे, लेकिन अगर आप देखें तो मीराजी ने जो काम किया है वो बहुत अजीब हो रही है। उस आदमी ने पूरी दुनिया की लव पोएट्री जमा की, पढ़ी, उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, जो एसेज लिखे गए हैं, स्केचेस लिखे गए हैं, एक नॉवेल भी लिखा गया है, और वो उर्दू के एक फ्रांसीसी अदीब ने लिखा है, एक फ्रेंच राइटर हैं। आप में से कुछ लोग उनको जानते होंगे इसलिए कि कभी जेएनयू के स्टूडेंट भी रहे हैं। उनका नाम है जोलियान। उन्होंने शादी भी यहाँ की, दिल्ली में जब वो रहे, बीवी उनकी अब भी हैदराबाद में गायबन फॉरेन लैंग्वेजेस की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ाती हैं, हिंदू नाम है उनका। और जोलियान ने एक नॉवेल लिखा मीराजी पर। जोलियान ने मुझे ये बताया कि मीराजी ने न सिर्फ ये कि फ्रेंच डिकेडेंस से बॉडलेयर उनके हीरो थे,
और उन्होंने मजमून तो लिखे हैं, मलयालम में भी लिखा, वैलेरी पर भी लिखा है और लोगों को भी लिखा है। लेकिन जिन दो आदमियों को अपना हीरो उन्होंने बनाया, तो एक तो एडगर एलन पो, दूसरे बॉटलेयर। तो जोलियान का बयान ये है कि मीरा जी ने कुछ ऐसे फ्रेंच राइटर्स को भी पढ़ रखा था जिनका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी नहीं हुआ। अब आप तसव्वुर कीजिए कि एक आदमी जिसने हाई स्कूल में ये नहीं पास किया है, वो आदमी न सिर्फ ये कहाँ से शुरू करता है, आप देखें तो कालिदास से शुरू करता है, अमृत से शुरू करता है, चंडीदास, विद्यापति, और उसके बाद मीराबाई, ये सब वो पढ़ता है, इनके बारे में लिखता है बाकायदा। और उसके बाद ये होता है कि साहब फ्रेंच डिकेडेंट्स हैं, जर्मनी के पोएट्स हैं, रूस के पुश्किन पर है, रेलन पर, इस पर है, हाइने पर है उनका एक बहुत मशहूर ऐसे। तो दुनिया भर की शायरी उस आदमी ने पढ़ी और एक अजीब कली भारत रही। तो ये जो आपको ये तो सबको याद होगा कि 1936 से हमारे यहाँ प्रगतिवादी आंदोलन का इतिहास वहां से शुरू होता है। पहले सब एक थे, एक साथ थे, लेकिन फिर 4 बरस का वक्त भी नहीं गुजरा था कि एक धड़ा उससे अलग हो गया, जिसमें मीरा जी भी शामिल थे। मीरा जी, राशिद अलग हो गए, कुछ लोगों को अलग कर दिया गया, जैसे मंटो को निकाल दिया गया था, इसमें चुगताई को निकाल दिया गया था, जो 44 की कॉन्फ्रेंस थी, भीमली कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में, उसमें से निकाल दिया गया इन लोगों को। और मीरा जी वगैरह ने खुद छोड़ दिया, इसलिए कि मीरा जी के कहना चाहिए कि रूहानी गुरु जो थे वो कार्ल मार्क्स नहीं थे बल्कि फ्राइड थे। मीरा जी उर्दू ऑथर में पहले पोएट हैं, पहले ऑथर हैं जिन्होंने साइको एनालिसिस को बाकायदा पढ़ा। और मेरे ख्याल में एक किताब है मीरा जी की जिसका नाम है इस नज़्म में, जहाँ कविताओं के उन्होंने बाकायदा एक कहना चाहिए कि एनालिसिस की है, और उसमें उन्होंने उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर अव्वल थी कि उनके कहना चाहिए उनकी चेतना के केंद्र में सेक्सुअलिटी और इस तरह के जो लव और ये बहुत सी बातें ऐसी रहीं, लेकिन एक उनको दिलचस्पी भी ऐसे तजुर्बों से ज़्यादा थी मीरा जी को, जिनका ताल्लुक हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से बहुत अथाह गहरे अंधेरे में जो चीज़ें छुपी हुई हैं, धुंधलके में जो चीज़ें छुपी हुई हैं, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मीरा जी को रही। इसी वजह से 4 साल के अंदर ही प्रगतिवादी आंदोलन ये शुरू हुआ 1936 में। 1940 में एक दूसरा हल्का बन गया जिसमें मीरा जी भी अलग हो गए थे। लेकिन एक बहुत गलतफहमी है लोगों की कि लोग समझते हैं कि वो लोग जो अलग हो गए थे वो लोग थे जो कार्ल मार्क्स की मुखालफत में आर्ट फॉर आर्ट स्टेट की, मतलब कहना चाहिए कि उसके ये मानने वाले थे। और क्योंकि दुनिया में कोई लिटरेचर ऐसा नहीं है जिसमें जिंदगी से अलग होकर के आप जिसको प्रोड्यूस कर सकें, लिख सकें। दूसरी चीज ये भी है कि शायद आपके लिए इतना अजीब होगी कि जब गांधी जी की शहादत हुई तो हल्के अरबाब ज़ौक़ वालों ने अपने यहाँ बाकायदा एक शोक सभा की, और उस वक्त मीरा जी जाहिर है कि लाहौर आना जाना परमिट लेकर के तो लोग आते थे, ये सिलसिला वीजा नहीं शुरू हुआ, तो ये सब रहा। तो बहरहाल वहां से एक कहा जाता है कि उन लोगों ने एक प्रगतिवाद का रास्ता छोड़ करके एक डिकेडेंट रास्ता अख्तियार किया, और उनके डिकेडेंट पोएट्स थे बॉटलेयर, रिम्बो, मलानी और वैलेरी, इन लोगों की तकलीद में कहना चाहिए कि प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो मीरा जी ने प्रयोग तो बहुत किए, जैसे गे ने बहुत किए थे, लेकिन ये कि बहरहाल उनके यहाँ अपने ज़माने में, ये अख्तरुल ईमान का बयान है कि अपने ज़माने के माहौल से, अपने ज़माने के हालात से जितने बाखबर मीरा जी थे उस वक्त कोई उर्दू का दूसरा शायर इतना वाकिफ नहीं था। दिलचस्प बात यह कि उर्दू का जो उस ज़माने का सबसे बड़ा प्रगतिवादी कवि है यानी फैज़ मीरा जी का कायल है, लेकिन छोट भैया सब मीरा जी के खिलाफ है। फैज़ ने तो तारीफ की है मीरा जी को, फैज़ ने तो ये भी लिखा है मीरा जी की बल्कि किताब जो है मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे, जिसमें उन्होंने वेस्ट के और ईस्ट के जो उनकी पसंद के कवि रहे हैं, जिसे मैंने कुछ के नाम लिए आपसे, जैसे विद्यापति का मजमून है, चंडीदास का मजमून है, मीराबाई का मजमून है, और उसके बाद सैफों पर मजमून है, उसमें पुश्किन पर मजमून है, होल्डरलैंड पर मजमून है, हाइले पर मजमून है, और वाल्ट विटमन पर मजमून है। तो कहने का मतलब यह है कि उन सब पर उसका जो पृष्ठभूमि उसकी जो लिखी है, जो एक भूमिका जो लिखी है, वो फैज़ ने लिखी है। और फैज़ ने इस बात की दाद दी है कि मीरा जी ने किस तरीके से शायरी में वो जितने एम्बिगुअस और जितने कहना चाहिए कि एक एम्बिग्विटी के जितने बड़े हामी दिखाई देते हैं, प्रोज उतनी ही साफ सुथरी भी लिखते हैं।
और उसमें उन्होंने जिस तरीके से इन लोगों का जिक्र किया है वो बहुत है। दूसरे जो मीरा जी के मद्दा प्रगतिवादियों में थे वो सज्जाद ज़हीर थे, जो प्रगतिवादी आंदोलन के बानी हैं। तो ये देखिए कि इन लोगों ने मीरा जी की तारीफ बहरहाल की है। तो ये सिलसिले चल, मीरा जी का मामला ये था कि मीरा जी हर मामले में एक नया रास्ता निकालना चाहते थे अपना। और एक आदमी जिसकी फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा नहीं, फॉर्मल एजुकेशन के मामले में हमारे त्रिवेदी जी हमारे दोस्त हैं बैठेंगे, शायद आर के नारायण ने यहाँ लिखा कि साहब मैं जब MA अंग्रेजी में करने से पहले अरे दाखिला लेने का इरादा मैंने किया, लेकिन अंग्रेजी की क्लास में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने फैसला किया कि अंग्रेजी में MA नहीं करना चाहिए। तो मेरा नहीं। तो यहाँ भी मामला ये है कि मीरा जी ने और जिस तरीके से हाई स्कूल फेल होकर के शायद जितना पढ़ा उन्होंने बहुत गैर कानूनी था। लाहौर की एक लाइब्रेरी अब भी है, दयाल सिंह लाइब्रेरी, तो उसके एक पंडित जी वहाँ के लाइब्रेरियन थे, उनके एक मजमून का भी जिक्र किया है इसी किताब की भूमिका में। पंडित जी कहा करते थे कि मैंने अपनी जिंदगी में इस लंबे बालों वाले लड़कों, इस लंबे बालों वाले लड़के ज्यादा पढ़ने वाला कोई नहीं देखा। सुबह वहां दाखिल होने वाला पहला आदमी, वहां से निकलने वाला आखिरी आदमी। जो ब्रिटिश काउंसिल जो कहा जाता था इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में कार्ल मार्क्स के बारे में, वो मंटो यहाँ कर रहे थे लाहौर में, छोटे पैमाने पर। तो कहने का मतलब कि वहां जाके बैठ जाते थे सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ना। और उस आदमी ने जिंदगी में, मैंने बताया आपसे कि वो किताब भी उसने पढ़ी जिन किताबों का, जिन ऑथर्स का ट्रांसलेशन नहीं हुआ। तो एक अजीब व गरीब हुआ। एक उनके यहाँ जो एक की खिलाफ थे, हर तरह के रेजिमेंटेशन के वो खिलाफ थे। लिटरेचर में किसी तरह का हुक्म नहीं चल सकता। अदब को साहित्य होना चाहिए, साहित्य से अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो इस तारीख की सारी, और इसीलिए मीरा जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें अपने तजर्बे को भी जरा दूर हटकर देखना चाहिए। दूर से चीजें ज्यादा साफ दिखाई देती हैं। उनके यहाँ दूरी पर जोर बहुत है। मसलन देखिए, एक उनकी पंक्ति है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसमें एक एस्थेटिक्स का उनका उसूल भी छुपा हुआ है। पर्वत को एक नीला भेद बनाया किसने? दूरी ने। चांद सितारों से दिल को भरमाया किसने? दूरी ने। कदम कदम पर जीवन में दूरी ने रूप निखारा है। तब तक नाव सुहाए दिल को जब तक दूर किनारा है। दूर जो है वो रहे दूर ही, पास बुलाना ठीक नहीं। आप कदम आगे ले जाकर उसको मिटाना ठीक नहीं। पास और दूर का भेद अनोखा, दूर की महक सुहानी है। हाथ बढ़ाए मन की मौज तो पल में खत्म कहानी है। ये जब मोह की भूल भुलैया, मन का बालक चंचल है। कोई पुजारी ज्ञानी है और कोई पुजारी पागल है। तो दूरी पर जोर मीरा जी बहुत देते हैं। और जगह उन्होंने कहा एक और कविता में, एक तू एक मैं दूर ही दूर है। आज तक दूर ही दूर हर बात होती रही। दूर ही दूर जीवन गुजर जाएगा और कुछ भी नहीं। लहर से लहर टकराए कैसे कहो, और साहिल से छू जाए कैसे कहो। लहर को लहर से दूर करती हुई बीच में सैकड़ों और लहरें भी हैं और कुछ भी नहीं। तो दूरी का मीरा जी के यहाँ एक खास कहना चाहिए कि एक फैसिनेशन दूरी के लिए वो रखते हैं। अपने तजर्बे से दुनिया को समझने के लिए भी कहते हैं कि उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लेना जरूरी है, अलग कर लेना काफी, अलग कर लेना जरूरी है। मीरा जी ने अपने कई नाम रखे। बसंत सहाय भी उनका एक नाम था, बसंत सहाय, बंदे हसन। लेकिन एक नाम जो उन पर आखिर में जो मीरा जी ने ऐसा अपनाया और जो जीते जाते एक कहना चाहिए एक पात्र का, एक किरदार का नाम था, वो एक बंगाली एक महिला थी मीरा सेन। मीरा जी ने उनका नाम अपना लिया और फिर मीरा सेन को पता भी नहीं चला। एक बार मीरा जी उनसे सिर्फ मिले थे और वो मिरर कॉलेज लाहौर की छात्रा थी। मीरा जी उस कॉलेज से मिले हुए एक कमरे में रहते थे। उस कमरे की दीवार में उन्होंने एक सुराख कर लिया था मीरा जी ने, और वो देखा करते थे उन्हें।
और जब उन्होंने देखा मीरा सेन को तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया, वो गए उनके पास, उनसे कहा मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मीरा सेन ने कहा जी। तो बस मीरा जी उसके बाद उनकी आवाज नहीं निकल सकती, चुपचाप निकली, चले गए। इसका पता मीरा सेन को कभी नहीं चला होगा, लेकिन मीरा जी ने न सिर्फ उनका नाम अपना लिया, अब मीरा जी को सनाउल्लाह कोई नहीं कहता, जाहिर है कि उसी नाम से जाने जाते हैं, मीरा जी के नाम से। उनको मीरा सेन के बाल बहुत पसंद थे तो उन्होंने अपने बाल बढ़ा लिए। उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला मीरा जी ने देखी थी, तो रुद्राक्ष की माला हमेशा पहनते रहे। सुबह उठ के मीरा जी जो है बाकायदा भजन गाते थे, और स्क्रिप्चर्स पढ़ने का उनको खास शौक था, कुरान भी पढ़ते थे, गीता। कोई कहता था कि ये साधु है, कोई कहता था जोगी है, कोई कहता था ढोंगी है। जैसे हमारे दोस्त यहाँ दमन सत्यार्थी के बारे में तरह तरह की रवायतें मशहूर कर दी थी, तो मीरा जी के बारे में भी ये था। लेकिन मीरा जी ने अपने आप को, अगर कोई उन्हें कहता कि आप नॉर्मल आदमी तो बुरा मान जाते थे। वो चाहते थे कि उनको कोई शरीफ आदमी, वफादार आदमी न कहे, लड़ने लगते थे लोगों से। और कैसी थी उनकी कि जिस तरीके की जिंदगी उन्होंने गुजारी, ऑल इंडिया रेडियो में यहाँ बहुत दिनों तक रहे वो, एक तो पैसे से उनको नफरत थी। अगर उनकी जेब में शाम का उनका जो खर्च था उसके बाद भी कुछ पैसे बच रहते थे, तो वो या तो आकाशवाणी के जो सफाई कर्मचारी वो लोग उनमें बांट दिया करते थे, और या फिर जिस रिक्शे पर या तांगे पर बैठ करके अपने घर, अपने कमरे में जाते थे, उसी को दे देते थे पैसे कि मुझे नहीं चाहिए, बच गए हमारे पास, ये तुम ले जाओ। कभी कभी लोगों ने ये दृश्य भी देखा कि आकाशवाणी के सामने सड़क पर एक आदमी साधुओं का हुलिया बनाए हुए, गर्मियों में भी गर्म कपड़े, कम कपड़े रहे होंगे जो पहने रहते थे, वो लंबे बाल, जटाएं उनकी, और उसी तरीके से, और पैसे उछाल रहा है। अगर उसकी जेब में जब तक है वो, जबकि गुर्बत की जिंदगी, परेशानी की जिंदगी उन्होंने गुजारी। मीरा जी पर जो एक बहुत दिलचस्प किताब लिखी गई है वो गीता पटेल की है, वर्जीनिया में पढ़ाती हैं, अंग्रेजी पढ़ाती हैं, और उनकी किताब है जिसका नाम है लिरिकल मूवमेंट्स, हिस्टोरिकल हंटिंग्स। और मीरा जी की यही दिल्ली से भी किताब छपी है, और ये गीता पटेल से मेरी मुलाकात हुई, अमेरिका में भी हुई, यहाँ भी हुई, दिल्ली में भी हुई उनसे। वो किताब में भी उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी का जो रोमांस है उसको एक ड्रामा बनाने का एक पूरा, कुछ तो एक वैसे ही ड्रामा कौन सा कम था कि और बनाया है उन्होंने। मसलन शुरू यहाँ से उन्होंने किया कि मीरा जी का जो जन्मदिन है उसी दिन टाइटैनिक डूबा था उसी दिन, और आइसबर्ग से टकरा, और उसके बाद मीरा जी को पर जिस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी, लेकिन इतनी फैसिनेटिंग कहानी है वो, और गीता पटेल ने लिखा है इतने संगीत से, वो किताब आप पढ़ें, आप उसको नॉवल की तरह पढ़ते छोड़ नहीं सकते उस किताब को। और यही सूरत हाल मीरा जी की थी कि मीरा जी भी मौत के वक्त उनके हाथ में एक किताब थी, द डिफीट ऑफ बॉडलियर, वो पढ़ रहे थे, और बल्कि उससे भी मशहूर है तरह तरह के, जो मीरा जी के एक साथी यहाँ दिल्ली में भी रहे कुछ दिनों तक, डॉक्टर एजाज हुसैन बटालवी, जो बहुत मशहूर बैरिस्टर थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने भुट्टो को फांसी दिलाने में एक रोल उनका ये रहा, सरकारी वकील थे वो, लेकिन बहुत मशहूर आदमी। उनके भाई बहुत मशहूर कहानीकार थे, आगा बाबर, जिनका जिक्र इन्होंने किया है हमारे अमंग द बिलीवर्स जो किताब है इनकी, हमारे इनसाइड इस्लाम और अमंग द बिलीवर्स के ऑथर, अच्छा, वी.एस. नायपॉल साहब ने जिक्र किया है आगा बाबर को। पूरा चैप्टर आपने देखा होगा कागान वैली का जहाँ डिस्क्रिप्शन है, उससे पहले तो वो इनके भाई थे, सगे भाई थे, एजाज हुसैन बटालवी के। एजाज हुसैन बटालवी ने भी मरने से पहले मीरा जी से मुलाकात की थी, क्योंकि दिल्ली में वो एक साथ उनके कमरे में रह चुके थे, और वहाँ गए थे मिलने के लिए। तो उनका बयान ये है कि जब वो देख रहे थे मीरा जी के पास बैठे हुए थे, इतने पादरी आया और उसने पूछा, जैसे आते थे क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग, उन्होंने पूछा, मीरा जी को देखा, बड़ी बड़ी आंखों वाला एक अजीब सा बहुलिया बनाए हुए एक आदमी, सुर्ख सफेद, मीरा जी खूबसूरत आदमी थे, और देख कर उन्होंने पूछा मीरा जी से, आप यहाँ कब से हैं? तो मीरा जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, जब से ये दुनिया बनी। यानी यही अवध से उन्होंने कहा, अजल से। तो ये बहुत एक दिलचस्प पूरी कहानी है। एक जो ये भी मेरा ख्याल है कि अज्ञेय में और मीरा जी में, दोनों में एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों अपने पास्ट का भी ज्ञान बहुत गहरा रखते हैं,
और इसी के साथ साथ नयापन भी दोनों में बहुत है। मीरा जी एक तरफ तो कदीम हिंदुस्तान की तहजीब के वो आशिक थे, अपने आप को वैष्णव कहते थे, आर्य कहते थे, और लिखा भी उन्होंने इसके बारे में, बहुत तफसील से लिखा है मीरा जी ने कि मेरे ब्लड में क्या चीजें शामिल रही हैं। जो हिंदुस्तानी औरतों के ड्रेस का जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, जिस तरीके से लिखा है, अगर आप पढ़िए तो आपने जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ के लिबास में साड़ी का, अरे साहब क्या मीरा जी ने किस तरह बयान किया उसका कि सारे ड्रेसेस उनको क्यों पसंद नहीं और क्या वजह है, या जिस तरह गुजरात का जो ड्रेस पहना जाता है। लेकिन ये जो खास बात है वो ये है कि मीरा जी ने एक तरफ कदीम हिंदुस्तान से बहुत दिलचस्पी है, वैष्णव मत से बहुत दिलचस्पी थी, दूसरी तरफ उन्होंने अपने जमाने का जो जदीद एक यूरोपियन लिटरेचर है उसके वो आशिक थे और उसको उन्होंने बहुत गौर से पढ़ने की कोशिश की। वो कल्चरल एमनीसिया जिसका जिक्र हमारे गणेश देवी साहब ने किया है बहुत, तो मीरा जी क्या है, एक तरफ तो ये है कि मीरा जी भी जाहिर चाहती थी कि वो चीजें याद रखी जाए, लेकिन उसी के साथ साथ वो ये भी था कि वो निहायत लॉजिकल बातें करते थे, बहुत रैशनल थे जिंदगी के मामलात में, अपने जमाने के मूवमेंट्स जो प्रॉब्लम्स रहे, सोशल इश्यूज रहे हैं, उनके बारे में बातें वो करते थे और एक नई परंपरा वो बनाना चाहते थे। गीता पटेल ने अपनी किताब में एक बहुत तफसील से ये भी लिखा है कि मीरा जी उर्दू के पहले शायर हैं जिसने अमीर खुसरो के बाद अगर कहा जाए तो, जिसने यहाँ की बोलियों को उर्दू में दाखिल करने की कोशिश की। मैथिली है, भोजपुरी है, मागधी है और यहाँ की राजस्थानी है, अवधी है, तो इन सब को भी उर्दू में शामिल करने, इसलिए मीरा जी के यहाँ भाषा की कोई प्रॉब्लम आपको, उर्दू वाले उनको पढ़ें या हिंदी वाले उनको पढ़ें, कोई मसला उनके सामने नहीं आता है। ये भी एक अजीब बात थी कि मीरा जी ने जिन दो आदमियों को अपना एक रोल मॉडल बनाया था, यानी एडगर एलन पो को और बॉडलियर को, उनमें इसकी दोनों की उम्र आपको याद होगा कि एडगर एलन पो 40 साल की उम्र में डेथ हुई और बॉडलियर की 36 साल की उम्र में, मीरा जी 37 साल की कुल उम्र पाई। तो एक और काम मीरा जी का ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि यहाँ उसके बारे में 2 मिनट आप करूँ, और वो है दामोदर गुप्त की किताब है। दामोदर गुप्त साहब की उनकी डेट है 1779 से 1816, यानी तकरीबन 1200 साल पहले। उनकी किताब है कुट्टनी मतम। मेरे एक मलयाली दोस्त हैं, वो कहते हैं तुम इसे कुट्टनी क्यों कहते हो, कुट्टानी है ये लफ्ज, पता नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कि मैं उसको कुट्टनी मतम ही, मीरा जी ने कुट्टनी मतम ही लिखा है। उस पर नागपुर यूनिवर्सिटी के एक साहब ने उस पर बाकायदा PhD की है। मैंने वो किताब हासिल की जब मीरा जी पर मैं एक छोटी सी किताब तैयार कर रहा था, और जाहिर उस वक्त मैंने उसको मीरा जी ने ट्रांसलेट किया है निगार खाना के नाम से, कुट्टनी मतम। अच्छा, दामोदर को भी कश्मीरी थे, लेकिन जाके पनाह कहाँ मिली उनको, बनारस में। बनारस भी बहुत ही इस मामले में सखावत बहुत है, उस शहर में बड़ी पनाहें देता है। तो खैर वहाँ हमारे तुलसीदास जी से लेकर के अब तक आप देखें तो वहाँ दामोदर गुप्त रहे, और वो किताब उन्होंने वहीं लिखी थी, रह के लिखी थी। उसको मीरा जी ने ट्रांसलेट किया, और मीरा जी ने निगारखाना के नाम से ट्रांसलेशन, इतना अच्छा ट्रांसलेशन है, वो आप पढ़ें, वहाँ की भाषा की कोई समस्या, प्रोज भी वो ऐसी, प्रोज तो लिखते ही बहुत आसान थे। दूसरी एक और दिलचस्पी जो मीरा जी की बहुत रही, वो एक हिंदुस्तान की माइथोलॉजी से, देवमाला से बहुत रही, और जाहिर की विष्णु से। एक अजीब बात यह है कि आप बहुत सी बातें हम लोग एक दूसरे के बारे में इसलिए नहीं जानते कि हमें बताई नहीं जाती वो बातें। मिसाल के तौर पर इकबाल की जो आखिरी नज़्म, इकबाल को मीरा जी का पीरियड दिलचस्प बात यह कि कि इकबाल का इंतकाल हुआ 1938 में। मीरा जी उस वक्त समझिए आपकी तकरीबन 20 साल के थे, और मीरा जी ने अपनी बेहतरीन तहरीरें उस वक्त लिख डाली थी। पाकिस्तान का जो लिटरेचर है, आधुनिक साहित्य, उसमें लोगों को परेशानी ये बहुत है कि अजीब बात यह है कि इकबाल का जिक्र कहीं नहीं होता, मीरा जी का जिक्र हर जगह हो रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी मीरा जी पर तो नहीं आती, लेकिन है कि मीरा जी ने उस वक्त इकबाल के यहाँ अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी किताबों में जिक्र किया है, जर्मन पॉजिटिविस्ट का जिक्र है, फ्रैंको प्रेशर वॉर 1970 की थी, उसके बाद जो जर्मन पॉजिटिविज्म का बेल्शॉन्स्की, बॉर्डेनस्टाट, ये पोएट्स वगैरह थे, उनका जिक्र इकबाल ने किया है। लेकिन मीरा जी ने किन लोगों का जिक्र किया, बॉडलियर का, रेमिंगो का, मेलार में। आप ये देखिए कि इकबाल की नजर अच्छे शायरों पर नहीं पड़ी, मीरा जी की नजर पड़ी। एक वो शख्स जो नॉन मैट्रिक था, और एक वो शख्स था जिसने जर्मनी से डॉक्टरेट हासिल की। लेकिन सर कितना शख्सियतों का।
तो मीरा जी को तो यहाँ की देवमाला से, और दूसरे ये कि दामोदर गुप्त की ये किताब, जिसको पहला वर्ष नॉवल भी हिंदुस्तान का कहा जाता है, पहला पोएट्री में जाहिर की जिस तरीके से लिखा गया है वो द गोल्डन गेट वगैरह से बहुत पहले, कहने का मतलब ये है कि कदीम उसमें उस लिहाज से मीरा जी ने उस पर किस तरीके से लिखने की कोशिश की। और यही वजह है कि मीरा जी के यहाँ आप देखें तो मीरा जी की शायरी में 3 विधाएं उनके यहाँ ज्यादा मिलती हैं आपको, नज्म, गजल और गीत। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, जरूरी नहीं कि इससे आप मुत्तफिक हों, कि मीरा जी की जो सेंट्रल जो विधा है, जो कहना बुनियादी विधा जो है उनकी, वो गीत है। और गीत से कहना चाहिए कि उनकी नज्म और उनकी गजल दोनों उनके गीतों का एक्सटेंशन है। गीतों का में उनकी नज्मों में और गजलों में, दोनों में मैं आपको शेर कुछ सुनाऊंगा मीरा जी के, आप देखेंगे गीतों की पूरी फजा मिलती है। गीतों का मामला है कि मीरा जी ने 150 से ज्यादा गीत लिखे हैं और बाकायदा रागों में लिखे हैं। एक राग जिसको वो अपना राग कहते थे वो था जय जयवंती, और उस जमाने में जाहिर शायद उस्ताद फैयाज खां की बड़ी पाटदार आवाज में मीरा जी ने कभी सुना था, या उस जमाने में मीरा जी का जो पीरियड रहा है उस वक्त उस्ताद असद अली खां और कहना चाहिए कि एक फरहत जहां एक खातून थी आगरा घराने की, तो इन लोगों की आवाज में शायद मीरा जी ने सुना था। लेकिन वो कहते थे कि ये जो है जय जयवंती ये मेरा राग है, किसी और को गाने नहीं देते थे। अपनी पाटदार भारी आवाज में जब जी चाहता था खुद भी गाना शुरू कर देते थे, और उसमें वो फ्री वर्स के सारे तजुर्बे कर डालते थे, लेकिन गाते थे। नौबत जहां तक आती उनका चेहरा तमतमाने लगता था, गाते गाते रोना शुरू कर देते थे और उसके बाद चुप हो जाते थे। अजीब और गरीब एक पूरा जय जयवंती से उनको एक गैर मामूली उनकी, और लेकिन उनके गीतों की खूबी बहुत अजीब रही है। मैंने एक एल्बम मेरे पास होगा भी, नाजिया हसन और सोहेब हसन का, आपको याद होगी छोटी सी बच्ची जो कैंसर में भी आखिर खत्म हो गई बहुत कम उम्र में, उसने मीरा जी का एक गीत गाया है। अब वो गीत यह है कि धुंधली रात के दुखिया साए जाने किस पाताल से आए। अगर आप याद करें उसका वो एल्बम तो याद आ जाएगा। और क्या उम्दा गाया है उसने, भाई बहन दोनों ने मिलकर। ये गीत मीरा जी का है। तो मीरा जी के गीतों में एक तरफ तो पॉप म्यूजिक वालों को मुतासिर करने की उसकी भी वो जादू भी था, और दूसरी तरफ ये था कि मीरा जी ने बहुत से गीतों के बोल खुद इन्वेंट किए हैं। उनके यहाँ जो गीत हैं अगर आप देखें तो अजीब और गरीब मतलब तरीके से उन्होंने गीतों को, उसमें बहुत सी ठुमरियाँ लिखी हैं, दादरे लिखे हैं उन्होंने, बहुत से कहना चाहिए कि मुख्तलिफ रागों में बांधने की कोशिश की है। और एक गीत जो उनका जो मुझे बहुत पसंद आया उनके गीतों में, वो टैगोर की डेथ पर उन्होंने जो गीत लिखा था। टैगोर के बहुत कायल से, जाहिर कि वो हम में से बहुत से लोगों के हीरो होंगे, मेरे हीरो भी हैं। और टैगोर पर लिखा, देखिए क्या क्या मर्जिया लिखा है टैगोर का मीरा जी ने। आन लगा फिर बाम पुजारी, आन लगा फिर बान, जीवन ऐसी चंचल नारी, पल में आए पल में जाए, फिर भी जी को भाए, रहे उसी का ध्यान पुजारी, आन लगा फिर बान। यानी वही उस दर्द का जिक्र करते हैं जो टैगोर की मौत से उनको। जोगी ज्ञानी पूरब वाला, तेरे दम से जग उजियाला, फैला है आकाश, चंद्र ज्योत अब डूबी, सारा जग अंधियारा, नूर हुआ हलकान पुजारी, आन लगा फिर बान। तुम अवतार थे विष्णु जी के, गुण और ज्ञान तुम्ही से सीखे, तुमने छुपाई सूरत अपनी, फुलवारी के रंग में फीके, बन बस्ती और पर्वत छोड़े, अमृत पी के सुर बदले हैं गान कली के, अब है और ही तान पुजारी, आन लगा फिर बान। तुम ठाकुर हम दास तुम्हारे, हम चाकर कब पास हमारे, सुख का दारू तुम तो सुधारे, तुम तो सिधारे, दुख में है संतान पुजारी, आन लगा फिर बान। तुमने सजाई प्रेम आरती, चमका हिंदुस्तान, तुम्हारी शान हमारी आन, बान से क्यों हैरान पुजारी, दुख सुख एक समान। तो टैगोर की मौत पर जो गीत है मीरा जी का, वो मुझे ऐसा, और भी गीत जो उन्होंने लिखे हैं अजीब व गरीब गीत हैं उनके। मसलन 2-3 के मैंने कहना चाहिए कि जो पहली लाइनें नोट कर रखी हैं आपको सुनाता हूँ। कौन ऐसा बलवान जगत में दुख को अपने बस में कर ले, कैसे खुला ये रैन झरोका, किसने कुंडी खोली, दूर जो है वो रहे अकेला, पास बुलाए कौन, सदा रहे जिस घर में अंधेरा,
उसमें जाए कौन। तो गीत बहुत ही दिलचस्प हैं मीरा जी के, लेकिन मीरा जी की जो पूरी जिंदगी जो रही है वो एक अजीब और गरीब दिलचस्पी है। एक उनके यहाँ जो उनको इतिहास से ज्यादा अपने भूगोल से दिलचस्पी थी, और जाहिर है कि वो एक इसलिए भी रही होगी, कुछ अपने आप को वैष्णव कहते भी थे और दूसरी चीजें कि अपने आप को आर्यों से जिस तरह आइडेंटिफाई करते थे। और उनके बारे में जो एक सबसे मशहूर ऐसे है वो एक पाकिस्तान के क्रिटिक है जाफर वजीर आगा, हिंदुस्तान बहुत बार आ चुके यहाँ हमारे भी दोस्त हैं। उनका एक ऐसे है जिसमें लिखा है कि मीरा जी उर्दू में धरती पूजा की सबसे बड़ी मिसाल, धरती पूजा की एक मिसाल मीरा जी, इसी यही टाइटल है उनके। तो उनकी शायरी इस तरीके से लेकिन ये कि एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो मीरा जी के यहाँ जो कहना चाहिए कि अपने भूगोल से जो उनको दिलचस्पी है, अपनी धरती से जो दिलचस्पी है, वो जो भालचंद निमाणे का हमारे दोस्त मकरंद परांजपे साहब का जो नेटिविज्म है उससे अलग है। ये तो आपको एक खास तरफ ले जाता है, खास रास्ता दिखाता है। कभी कभी अजीब बात यह है कि कुछ चीजें मैंने ये भी महसूस की हैं, मेरा तजुर्बा जिंदगी का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन लोहिया जी को मैंने बहुत देखा मिसाल के तौर पर इलाहाबाद का स्टूडेंट होने की वजह से। लेकिन लोहिया सोशलिज्म के रास्ते से बहुत सी ऐसी बातें भी आई जिन्होंने हमें बहुत सीमित कर दिया बहुत सी चीजों में। माफी चाहता हूँ, मैं नेहरूवियन हिंदुस्तान का बाशिंदा रहा हूँ, उसी मेरी खैर। तो मीरा जी को अपने से पहले जो शायद उर्दू की रवायत में जो आदमी उनको सबसे अच्छा लगा था वो नजीर अकबर आबादी थे। नजीर अकबर आबादी को आपने देखा 18वीं सदी के शायद मीरा मीर के पार्लियामेंट्री, मीर मुसफ़ी, दर्द, सौदा, मीर हसन, उनके जमाने के शायद। लेकिन आप आज भी पढ़ें नजीर अकबर आबादी को, अभी मैं पढ़ रहा था उनका कुल्लियात, तो हर बार कोई ना कोई नया शेर मिल जाता है। एक शेर मुझे फिर मिला, मैं आपको सुनाता हूँ। हम हैं पतंग कागजी, डोर है उसके हाथ में। हम हैं पतंग कागजी, डोर है उसके हाथ में। गा घटा दिया गया, गा घटा दिया मुझे, गा बढ़ा दिया मुझे। तो ये है तन का झोंपड़ा, उनकी बड़ी मशहूर कविता है। बंजारा नामा, जिसकी भाषा पूरी आप देखें, क्या भैंसा बधिया बैल शुतुर। अब भैंस का और बधिया का जिक्र उर्दू शायरी में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्या भैंसा बधिया बैल शुतुर, क्या गूनी पल्ला सर भरा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा। तो मीरा जी को मेरा बहुत पसंद थे नजीर। नजीर के अलावा जाहिर है कि उन्होंने एक गालिब को बहुत पसंद किया, गालिब के नॉन कन्फर्जेंस की वजह से, और इसलिए कि गालिब के यहाँ भी एक अंदाज मिलता है हर तरह की एब्सोल्यूट चीज़ों से इनकार करने का, कि एक जो गालिब की जो वो रही है। बहरहाल ये मीरा जी की पूरी शख्सियत रही है, बहुत अजीब व गरीब है कि वो एक साथ आपको जितने पुराने दिखाई देते हैं उतने ही नए भी हैं। बहुत सी पुरानी बातों के जितने आशिक हैं उतनी नई चीज़ों के भी आशिक हैं। उन्होंने एक कहना चाहिए कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, इसका प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का एक पूरा वो था, डर रहा था, जैसे प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का एक मैनिफेस्टो बाकायदा था उस वक्त का, वो तो सरदार जाफरी ने अपनी किताब में, और देखेंगे हिंदी में भी वो मिल जाएगा, उसको पूरी इबारत जो है। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ में मीरा जी ने कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाया था, लेकिन मीरा जी ने नई शायरी की बुनियादें के नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जो जिसको आप कह सकते हैं कि एक अनकन्वेंशनल सा मैनिफेस्टो ही कह लीजिए उसे, और उनके साथ जो शायर उसके जो क्या क्या पॉइंट्स रहे हैं। मीरा जी ने जो बातें कही हैं मैंने उनको समराइज कर लिया है। मसलन मीरा जी ये कहते हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि फ्री वर्स या वर्स लिबरे मजदूर और औरत के बयान को नई शायरी समझते हैं, मैं उनमें से नहीं। नई शायरी में और भी कुछ बातें होनी चाहिए। मसलन वो कहते हैं नई शायरी क्या है? नई शायरी वो है जो अखबारी अंदाज से अलग नई सोच और नई इजहार का पता देती है। मैं तो खुद यानी घर के मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि मैंने बहुत से अखबारों में लिखने वालों को भी और ऐसा देखा है कि जो एक लिटरेचर रिटन इन हेस्ट जो उसकी तारीफ की जाती है जर्नलिज्म की, तो वो उन पर पूरा उतरता है
और कुछ ऐसे लिखने वाले हैं कि जो जाहिर है कि बहुत ही जल्दबाजी में लिखने के बावजूद बहुत अच्छे लिखने में, मैं अंग्रेजी नस्र की हद तक जॉर्ज ऑरवेल का मैं बहुत शायराई हूँ, उसकी प्रोज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मीरा जी ये कहते हैं कि कुछ लोग, मैं उनमें से नहीं हूँ, नई शायरी वो है जो अखबारी अंदाज से अलग नई सोच और नई अभिव्यक्ति का पता दे, नई इजहार का पता दे। दूसरी बात वो कहते हैं कि रवायती बंधनों से आज़ादी, यानी अपनी परंपरा को और अपने इतिहास को हमें उसके हक से ज्यादा नहीं देना चाहिए, उसका जहां तक हक में पहुंचता है बस वहीं तक हमको करें, उससे आगे। रवायती बंधनों से आजादी, उसमें एक नई ह्यूमनिज्म, एक नई इंसान दोस्ती, अच्छाई बुराई के फर्क के बावजूद जो अच्छाई बुराई में उस तरीके से फर्क ना करे, नेकी और बदी में फर्क ना। फिराक साहब का एक बहुत मशहूर शेर है कि खुश कामाल के ऊसर में उगा कब अखलाक, खुश कामाल के ऊसर में उगा कब अखलाक, ये तो नखले लबे दरियाए मासी है फिराक, ये वो पौधा है जो गुनाहों के दरिया के किनारे उगता है। तो खैर, तो मीरा जी कहते हैं कि अंधेरा उजाले की जिद नहीं होता, अंधेरा उजाले की जिद नहीं होता। इसी के साथ साथ उनके यहाँ जो एक कहना चाहिए कि वो ये भी कहते हैं कि उसमें एक खरा देसीपन होना चाहिए, लेकिन वो देसीपन नहीं जो आपको यूरोप के लिटरेचर का, यानी कभी कभी मुझे शक होता है जो नेटिविज्म पर जो ज्यादा जोर इतना दिया लोगों ने कि ऐसा लगता है कि बाकी जो कुछ लिखा गया सब वो बेकार। तो मीरा जी इसके कायल नहीं थे, और मीरा जी ने इसीलिए यूरोप को पूरा रजिस्टर में रवाना था जो मकबूल था वो। उसी के साथ वो भी ये कहते हैं कि इंफरादियत पर, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर, यानी इंफरादी इजहार पर, इंडिविजुअल एक एक्सप्रेशन पर मीरा जी ने बहुत जोर दिया है, और हर तरह के प्रेजुडिस से, हर तरह के कहना चाहिए तंग नजरी से उसको आज़ाद होना चाहिए। यानी वो तंग नजरी न हो जो मिसाल के तौर पर जनेश्वर जी के लेक्चर से मैं मेरे साथ पढ़ते थे और इसी मुलायम सिंह जी के यहाँ जैसे आप कभी सुनते हैं, तो वो तंग नजरी आपके यहाँ ना पैदा हो कि अगर इसको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करें कि वो हमारे लिए एलियन। दूसरी बात मीरा जी ने बहुत उम्दा बात कही है जो उसका मैंने बहुत उससे सीखा, और वो ये है कि गजल के अंदाज से हटकर नज्म का एक अंदाज पैदा करने की कोशिश, और जिसमें फारसियत से बचा जाए। अब ये देखिए बहुत अस्करी साहब जो जाहिर पाकिस्तान की फिलॉसफी के बहुत हामी थे और टू नेशन थियरी में वो यकीन रखते थे, इसके बावजूद कि बाद में बहुत पछताने लगे थे, लेकिन ये कि उन्होंने अपने एक मजमून में लिखा, 1948 का मजमून है, जिसमें लिखा कि उर्दू भाषा की सबसे कीमती चीज उसकी हिंदुस्तानियत है। हम उसकी हिंदुस्तानियत को फारसियत से या अरबियत से बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और ये वो हिंदुस्तानियत है जिसको हमने 1000 बरस तक बांझ कर जो हिंदुस्तान हमने बनाई। बल्कि जुमला तो उनका ये भी है, ये जाहिर की योगी जी तो उसको दूसरे माने लेंगे कि उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा की कीमत ताजमहल से भी कई गुना ज्यादा, यानी जो जिस तरह की वो यादगार हमारे लिए वो चीज, और उस इंडियननेस को के वो कायल थे। मेरा भी ख्याल है कि उर्दू भाषा की मेन स्ट्रीम जो है वो वही है जो मीरा जी की जबान है, जो खालिद के खतूत की जबान है, जो नज़ीर अकबराबादी की बहुत से नज़मों की जबान है, और जाहिर है कि हमें उसमें जो पर्शियनाइज या कहना अरबिसाइज जो लैंग्वेज है, मुहावरा है, वो भी उर्दू की एक शैली है, वो पूरी उर्दू भाषा नहीं है। कभी कभी आप लिखेंगे जो आप ऐसे सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, इल्मी बातों पर लिख रहे हैं, तो आप उससे। दूसरी बात जो मीरा जी ने लिखी इसी में नई शायरी की बुनियादी में कि इकबाल भी एक नया शायर है। अब इकबाल को हम लोग ये समझते हैं कि वो जाहिर मेडिवल एजेस की बातें कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि, लेकिन उनकी एक नज्म, आखिरी नज्म 1932 की उनकी नज्म है, और जो मेरे ख्याल में मॉडर्न वर्ल्ड में कही जाने वाली तीसरी बड़ी लॉन्ग पोएम है। यानी जो पहले पर तो मैं जाहिर है कि 1922 वेस्टलैंड, और उसके बाद दूसरी नज्म जो मुझे बहुत पसंद है अरविंदो घोष की सावित्री, और तीसरी नज्म जो उर्दू के हिसाब से जो मैंने देखी वो इकबाल की जावेदनामा है। जावेदनामा में उन्होंने अपनी उस यात्रा को, उस ओडिसी का बयान किया है जहाँ वो ऋषि विश्वामित्र की उंगली पकड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ हो आते हैं, पूरे ब्रह्मांड का, यानी पूरी कितने आसमानों का दौरा करते हैं,
और एक आसमान पर उनकी मुलाकात शिव जी से भी होती है। इकबाल ने उसका जिक्र किया है और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, लेकिन इकबाल को भी जाहिर के लोगों ने समझ लिया कि खास विजन के बहुत सीमित एक विजन की शायर है, उसके आगे गर्ची ये गलत है ये बात। तो मीरा जी वह उसके बाद मीरा जी कहते हैं इकबाल भी माने में नया शायर है कि इकबाल के यहाँ जो एक्सिस्टेंशियल अप्रोच मिलता है जिंदगी की तरफ, जो उन्होंने एला वाइटल खुदी का तस्वुर तो उन्होंने जाहिर की इटली यानी वहाँ से हासिल किया था गीते से और दांते से, लेकिन ये कि इकबाल के यहाँ जो एक एक्सिस्टेंशियल अप्रोच मिलता है अपने आप को पहचानो देखने वाला क्या ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, अपनी हिकमत के खमोपेच में ऐसा उलझा आज तक फैसले नफो जरर कर न सका, उसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जिंदगी की शबे तारीफ सहर कर न सका वगैरह वगैरह। तो यहाँ इकबाल ने और जहाँ जोर दिया है कि आदमी को ये बुनियादी चीज उसका अपना एक्सपीरियंस होती है, उस पर जोर दे रहे हैं मीरा जी। एक और बात कहती है कि मीरा जी कहती है कि नए तजुर्बों से हमको कभी घबराना नहीं चाहिए। मुझे याद आती है लॉरेंस की एक बात जिसमें उसने ये कहा था अपने एक ऐसे में तनकीद पर क्रिटिसिज्म डाले उसके ऐसे हैं जिसमें उसने ये कहा है कि लोग नए तजुर्बे को भी कबूल करने में स्वीकार करने में उसी तरह घबराते हैं जैसे नई चीज खाने में, नए जायजे को कबूल करने में। तो मीरा जी भी कहते हैं कि नए तजुर्बे को एक्सेप्ट करना, उस तरफ हमारा रवैया, हमारी जबान नामानूस हो, जबान और बयान यानी शैली हमारी भाषा वो अगर हमारे लिए अपरिचित है तो कोई घबराने की बात नहीं। अगर अनुभव हमारे लिए लोगों के लिए नए हैं तो घबराने की बात नहीं। उसके बाद मीरा जी ये कहते हैं कि हमें हर लिहाज से लिटरेचर को उसके व्यक्तित्व का कहना चाहिए कि नुमाइंदा होना चाहिए, यानी ये जो एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी का तस्वुर हमने वेस्ट से हासिल किया है और उसमें एक डिस्टेंस पैदा कर लेना एक और, वो मीरा जी उसके कायल नहीं। मीरा जी कहते हैं कि इंसान की अपनी जात अपना व्यक्तित्व अगर उससे नहीं सकता तो कोई बात नहीं। एक बात और उन्होंने कही देखिए यहाँ, और इसीलिए तरक्की पसंद या प्रगतिवादी आंदोलन के लोग जो मीरा जी से नाराज रहते, उन्होंने कहा सिक्काबंद प्रगतिवाद जो है तरक्की पसंदी है वो हमारा आइडियल कभी नहीं हो सकती, उसकी पाबंदियों से आजाद होना भी जरूरी है। भाई उसकी पाबंदियों से तो मार्क्स भी आजाद था, एंगल्स भी आजाद थे, मार्क्स तो खुद शायर थे और उनकी नज़में मैंने पढ़ी उनकी नज़में मार्क्स की, समंदर पर तो ऐसी प्यारी नज़में उसकी। और उसके बाद जो मार्क्स ने लिटरेचर में शेक्सपियर को जिस तरह दाद दी, होमर की जिस तरह दाद, सर्वेंटीज के करीब यूनानी अदब की जिस तरह वो आशिक थे, एंगल्स ने एक खातून उस जमाने की लिखने वाली थी, आप नाम करेक्ट कर दिएगा मैं गलत बोल रहा हूँ, उनका नाम था मार्गरेट हार्किंस के, मार्गरेट हार्किंस के ही मुझे याद आता है। उन्होंने अपना नावल भेजा इनको एंगल्स को, तो एंगल्स ने लिखा कि लिखने वाले की आइडियोलॉजी जो कुछ भी हो लेकिन वो जितनी परतों में रहे उतना ही अच्छा है, लिटरेचर में उसको जाहिर नहीं होना चाहिए, उस पर पर्दे डाल देने चाहिए। मायाkovsky ने जिसने लेनिन पर अपनी नज्म कही एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, जिसकी आखिरी जमाने की नज्म बहुत मशहूर नज्म, मेरे बहुत पसंदीदा शायरों में वो भी रहे, लेकिन मायाkovsky ने सुसाइड करने से पहले उसने जो खत छोड़ा था उसमें ये लिखा था कि भाई तुम ये कहते हो कि मैं घास को सिर्फ हरे रंग का कहूं, अगर मैं लाल कहूं तो मेरा क्या बिगाड़ लूंगा। और दूसरी चीज वो ये कहता है कि अगर मेरी मौत के बाद हुकूमत जाहिर के भाई कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो चुकी थी, अगर मेरी बीवी और मेरी दो बच्चियों का कुछ ख्याल रख सके तो मेरी रूह शुक्रगुजार है। तो मीरा जी भी ये कहते हैं कि उससे हर रेजिमेंटेशन से अलग बिल्कुल। फिर ये कहते हैं उसी ऐसे में कि इंतहा पसंदी अपनी एक्सट्रीमिज्म की वजह से हमारे तरक्की पसंद दोस्तों ने एक तरह का अजियत परस्ती का अदब पैदा किया है, उससे हमें बचना चाहिए।